Hello viewers, I am Bhojram Shah, your online faculty at UGC NET Economics. I am going to teach you economics from the perspective of UGC NET exam. The content will be provided in English, means both in Hindi and English, to get you understand better. My purpose of launching this channel is to share my knowledge in the field of economics and UGC NET exam. So let's learn with confidence to be confident. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये वीडियो रिलेटेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस ऑफ मार्च 2023 की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ टू गुड्स फॉर व्हिच द एमआरएस इज जीरो और इनफाइनाइट देन द नेचर ऑफ गुड इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन केस ऑफ टू गुड्स फॉर व्हिच द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज जीरो और इनफाइनाइट देन द नेचर ऑफ गुड इज। क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले हम देखते हैं चारों ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, देन नॉर्मल गुड, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट और क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो इसमें कौन सा गुड जो है हमारा जो है आंसर होगा? सो इस सबसे पहले जो है इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम आंसर की तरफ आएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का डायग्राम है और ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में डिफरेंस का जो है एल शेप्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो जीरो होता है। यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइन दिखा रहा है, यहाँ पे अगर हम इस तरीके से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन आपको दिखा रहा है, यहाँ पे अगर आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर गुड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड वाई फॉर गुड एक्स अगर देखते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो जीरो आता है। तो यहाँ पे इस केस में हमारा आंसर आएगा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। Case of two goods for which the marginal rate of substitution is zero or infinite and the nature of good will be perfect complement। इस केस में जो है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जीरो आता है और इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है शूज। द राइट शूज, आप राइट शूज को अकेले नहीं पहन सकते, उसके साथ में हमें जो है लेफ्ट शूज भी पहनना होता है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इज नॉट पॉसिबल, सो हियर द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज जीरो। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? टोटल इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन कंजप्शन ऑफ ए गुड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बिल्कुल सही है ये। फॉर इंफीरियर गुड, इनकम इफेक्ट इज ऑलवेज लार्जर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन एब्सोल्यूट टर्म। इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है दोस्तों, इंफीरियर गुड के केस में अगर हम देखें, तो यहाँ पे ये वाला जो टेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंफीरियर गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है और इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है डोमिनेट करता है इनकम इफेक्ट को। हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है इनकम इफेक्ट को डोमिनेट करता है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। सो फॉर इंफीरियर गुड, इनकम इफेक्ट इज ऑलवेज लार्जर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये वाला जो हमारा ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, ये हमें गलत लग रहा है, ठीक है।
For corner solution, marginal rate of substitution x, marginal rate of substitution x for y is not equals to price of x by price of y. So marginal rate of substituशन कॉर्नर सॉल्यूशन में क्या होता है, इसके इक्वल नहीं होता. क्यों नहीं होता, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीरियर सॉल्यूशन जो होता है, यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स यहाँ पे P1 जो है ये यहाँ पे गुड x1 का दिया है और गुड x2. यहाँ पे आप y भी ले सकते हैं, ये y इसको आप x कर सकते हैं. इसको आप गुड x भी ले सकते हैं. ठीक है, और इसको आप गुड y भी ले सकते हैं. सो यहाँ पे हम देखें तो क्या है, प्राइस ऑफ गुड x1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड x2 इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे. और कॉर्नर सॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए कॉर्नर सॉल्यूशन में जो है प्राइस ऑफ गुड x1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड x2 जो है लेस देन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है. और इस डायग्राम में हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कॉर्नर सॉल्यूशन on the axis of good x2 price of x1 by price of x2 is greater than marginal rate of substitution. तो यहाँ से हमें पता चलता है दोस्तों कि कॉर्नर सॉल्यूशन में जो है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x for y is not equals to price of x by price of y. For a normal good both the income and substitution effect hold. बिल्कुल नॉर्मल गुड के लिए इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होल्ड करता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है. सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है. सो फॉर इंफीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज ऑलवेज लार्जर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन एब्सोल्यूट टर्म. ये वाला जो है हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि ये ट्रू नहीं है. ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये है आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन. The negative network externality in which a consumer wishes to own an exclusive or unique good such as specially designed sports car is what. यहाँ पे आपका आंसर जो है वो स्नॉब इफेक्ट आएगा. क्यों स्नॉब इफेक्ट आएगा, क्योंकि जब भी हम स्पेशली डिमांड किसी कार या किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि कोई नहीं खरीद रहा होता और वो एक्सक्लूसिव है, जो कि हम प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए हम ये कंजप्शन करते हैं. ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रेस्टीज. तो स्नॉब इफेक्ट यही दिखाता है कि हम किसी गुड्स को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अदर्स उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, उसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है और स्पेशली डिजाइन स्पोर्ट्स कार है ये और स्पेशली डिजाइन प्रोडक्ट है. ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा स्नॉब इफेक्ट. बेड वागन इफेक्ट क्या है, बेड वागन इफेक्ट जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी कहलाता है. किसके द्वारा दिया गया है, ये डुसेनबेरी. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम एक प्रोडक्ट को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सब कोई उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है. सो ये है वैन वागन इफेक्ट. और फिगो इफेक्ट क्या है, फिगो इफेक्ट हमें बताता है वेल्थ इफेक्ट के बारे में. कोई भी पर्सन कब बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, जब उसकी वेल्थ या एसेट की वैल्यू जो है मार्केट में बढ़ जाती है. सो फिगो इफेक्ट ये दिखाता है. टकीला इफेक्ट क्या है, टकीला इफेक्ट अगर देखें तो ये एक क्राइसिस आई थी मैक्सिको में, जहाँ पे कि पैसों की जो है, यहाँ पे देखिए टकीला इफेक्ट इज एन इनफॉर्मल टर्म फॉर द 1994 Mexican economics crisis. The crisis was caused by the Mexican central bank devaluing the Mexico peso. So जब सेंट्रल बैंक ने मैक्सिको के जो सेंट्रल बैंक है उसने जब मैक्सिको की करेंसी को डिवैल्यू किया था, तो वहाँ पे जो है वहाँ की मार्केट में जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, to tight the currency control. ठीक है, so previous government's policy of tight
करेंसी कंट्रोल, उस टाइम पे जो डिवोल्यूशन किया था वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की सेंट्रल बैंक ने, द क्राइसिस स्प्रेड टू अदर कंट्रीज in Latin America also. The Taquila effect hypothesis states that the crisis was caused by an exogenous capital flight and the loss of confidence from foreign. तो टकीला इफेक्ट जो है ये है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे जब क्राइसिस आई थी तो वो स्प्रेड हो गया था अदर अमेरिकन कंट्रीज में। सो हमारा इसका आंसर आपको पता चल गया, स्नोब इफेक्ट इसका आंसर है, स्नोब इफेक्ट। When each player has chosen his or her optimal strategy given the strategy chosen by other player, the situation is referred to as what? इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट की पॉइंट की कॉन्सेप्ट्स हैं गेम थ्योरी के। गेम थ्योरी आपने पढ़ी होगी, इसके द्वारा दी गई है ये न्यूमैन एंड मॉर्गेस्टन, ठीक है। सो कोऑपरेटिव आउटकम में हम डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, नाश इक्विलिब्रियम, टैकिट कोल्यूजन, ये सब ओलिगोपोली मार्केट के टर्म्स हैं, आपने पढ़ा होगा अच्छे से मार्केट स्ट्रक्चर में। विसल ब्लोइंग, जीरो सम गेम, ये सब चीज़ें जो है गेम थ्योरी में हम अच्छे से पढ़े हुए हैं। हम यूजी के टाइम में, पीजी के टाइम में भी ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे नाश इक्विलिब्रियम क्या है दोस्तों, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहले देखिए। A dominant strategy is one where a single strategy is best for player regardless of what strategy other players in the game decide to use। ठीक है दोस्तों, सो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या है, अदर क्या चूज करते हैं रिगार्डलेसली जो है, उसको रिगार्डलेसली हम अपनी स्ट्रेटेजी जब बनाते हैं तो उसको डोमिनेंट स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ठीक है। नाश इक्विलिब्रियम, एनी सिचुएशन वेयर ऑल पार्टिसिपेंट्स इन ए गेम आर परसुइंग देयर बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जब हम अपना बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी लगाते हैं किसी प्रोडक्ट को बेचने में या सेल करने में मार्केट में, गिवन द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑल अदर पार्टिसिपेंट, बाकियों का जो है उसको कांस्टेंट मान के, उसको गिवन मान के अपनी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, अपनी जो है बेस्ट स्ट्रेटेजी लगाना, उसको बोलते हैं न्यास इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे यही यही जो है हमें क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है हमें, when each player has chosen his her optimal strategy given the strategy chosen by other player, the situation is referred to as Nash equilibrium। क्या है इसका आंसर दोस्तों, Nash equilibrium, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ प्रेफरिंग ए सर्टेन इनकम टू ए रिस्की इनकम the same expected value is referred to as। तो यहाँ पे दोस्तों हम मान लेते हैं, आप जानते हो उसकी, ये जो है कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड रिस्क के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क कैसा होता है, एक रिस्क एवर्स पर्सन का, रिस्क न्यूट्रल और रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स का, ठीक है। सो रिस्क एवर्स पर्सन कैसे बिहेव करता है जब एक रिस्की मार्केट में जब वो इन्वेस्ट करना चाह रहा हो। सो ही अवॉइड रिस्क, बट न्यूट्रल पर्सन इंडिफरेंट टू रिस्क, वो रिस्क में इंडिफरेंट हो जाता है, बट रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर सिक रिस्क, ठीक है दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट चॉइस अगर देखें तो लो रिस्क लो रिटर्न इन केस ऑफ रिस्क एवर्स पर्सन, न्यूट्रल के रिस्क न्यूट्रल पर्सन के केस में बैलेंस्ड होता है, दोनों दोनों रिस्क एंड न्यूट्रल दोनों बैलेंस्ड होता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये किसके केस में है, रिस्क टेकिंग पर्सन और रिस्क लवर और रिस्क सीकर भी हम इसको बोलते हैं, इसको रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर को। सो हाई रिस्क हाई रिटर्न, कंफर्ट विथ अनसर्टेनिटी लो, मॉडरेट एंड हाई, लेवल ऑफ वेल्थ ऑफन लो टू मॉडरेट, एंड ऑफन हाई। सो रिस्क लवर के केस में जो है ये हाई होता है और रिस्क अवर्स के केस में ये लो होता है। So the condition of preferring a certain income to a risky income, the same expected value is referred to as। क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, अगर हमें मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है, 1000 रुपीज़ है और उसको हम इन्वेस्ट करते हैं किसी सर्टेन सम ऑफ इनकम में जिसमें हमें मिलता है 5000,
5000 जहाँ पे कि कम रिस्क है, और 20,000 जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, द कंडीशन ऑफ प्रेफरिंग ए सर्टेन इनकम, हमें जो है ये सर्टेन इनकम बिना किसी रिस्क के मिल जा रहा है टू ए रिस्की इनकम। रिस्की इनकम कौन सा है, 20,000। So 20,000 is our risky income with same expected value is referred to as। तो यहाँ पे क्या होगा, रिस्क, हम जो है सर्टेन इनकम को प्रिफर कर रहे हैं रिस्की इनकम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा रिस्क एवर्स, क्योंकि हम सर्टेन इनकम को प्रिफर कर रहे हैं। 5,000 विथ नो रिस्क हम प्रिफर कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो कंज्यूमर का जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो रिस्क एवर्स होगा। ठीक है दोस्तों, सो यही है हमारा आज का वीडियो, हमारा आज का सेशन था। और इसमें हम एक और चीज़ भी यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है कर्व्स हैं, रिस्क टेकिंग पर्सन का डायग्राम देखिए, ये एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ता है। रिस्क न्यूट्रल का जो है प्रोपोर्शनल रेट से बढ़ता है, और रिस्क एवर्स पर्सन का जो है ये बेंडिंग रेट से आगे बढ़ता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो यूटिलिटी है इसकी, रिस्क टेकिंग पर्सन के मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है विथ अर्निंग मोर इनकम, और इसकी जो है यूटिलिटी वो सेम रहती है विथ अर्निंग द सेम अमाउंट ऑफ इनकम। और जो रिस्क एवर्स पर्सन होता है, इसकी यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे हमारा वेल्थ बढ़ता जाता है। तो इसी वजह से इसका कर्व जो है इस शेप में है। ठीक है, रिस्क एवर्स पर्सन का। सो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइएगा, ताकि हम आने वाले वीडियोस में और भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बाकी यूनिट से भी जो है टॉपिक्स कवर करेंगे। और ऐसे ही हम क्वेश्चन के साथ साथ जो है हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि हमें बॉटम अप अप्रोच लगाना है, ना कि टॉप डाउन अप्रोच। हम जो है पहले से थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होते हैं यूजी के टाइम पे, पीजी के टाइम पे, लेकिन हमें जो है उसी थ्योरी को अप्लाई करना होता है, जो कि हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते सीखेंगे, और अप्रोच लगाना सीखेंगे, किस किस क्वेश्चन के साथ कैसे अप्रोच लगानी है और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, और अच्छे से जो है हमारा अटेम्प्ट हम दे पाएंगे इस बार के एग्ज़ाम में, जो कि दिसंबर 6 से शुरू होने वाला है एक्चुअली। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों।